वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं एफएससी के बाद वाले, उनमें से हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो है वो करने वाले हैं। प्रैक्टिकल है फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास यूजिंग एन प्रिज्म एंड कैलकुलेट इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसमें हमने प्रिज्म को यूज़ करके हमने पहले क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है और उसके बाद हमने प्रिज्म के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे पहले आपने जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपने जो एक्सपेरिमेंट है इसका नेम लिखना है। उसके बाद आपने इसका अपरेटस जो है वो लिखना है। ठीक है, इसके अंदर आपके अपरेटस के अंदर प्रिज्म और एक वाइट पेपर आपको चाहिए और ड्राइंग बोर्ड चाहिए जिसके ऊपर आपने वाइट पेपर को फिक्स करना है। और उसको फिक्स करने के लिए आपको ड्राइंग पिंस चाहिए। ठीक है, और एक सेट स्केल कर लें या ज्योमेट्री बॉक्स कर लें। ठीक है, उसके अंदर उसके अलावा इसमें मीटर रॉड या स्केल चाहिए आपको। ठीक है, तो पेपर के अंदर जो प्रोसीजर होता है वो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसकी जो वाइट शीट है इसको आपने बोर्ड के ऊपर फिक्स करके पिनों से इसको अटैच करके और फिर उसके बाद आपने इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसको आपने जो प्रोसीजर है इसको आप जस्ट पढ़ लें, लेकिन आपने इसको लिखना नहीं है। ठीक है, ताकि वाइवा से मुतालिक क्वेश्चन पूछे जाएँ आपसे, तो आपको पता हो कि इसमें कौन कौन से किस किस तरीके से हमने इसको परफॉर्म किया है। ठीक है, इसमें जो आपने वाइट शीट लेनी है उसको आपने पेपर के ऊपर फिक्स करके उसके ऊपर प्रिज्म को आपने इस तरह रखना है कि जो इसकी बेस है, ये जो आपको नज़र आ रही है बेस, ये वाली आपकी आपसे दूर हो और जो इसका जो ये वाला कॉर्नर है इसको पॉइंट ए से हम शो कर रहे हैं ये आप वाली साइड पे हो। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको रखना है और आपने प्रिज्म को रख के उसकी बाउंड्री जो है बना लेनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए हम दो मीडियम को कंसिडर करते हैं। इसमें आपको ये ब्लू लाइन जो नज़र आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर वाला जो मीडियम है वो एयर है और नीचे वाला जो मीडियम है वो ग्लास है। जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है वो रेयर मीडियम होता है। एयर जो है इस केस में रेयर मीडियम है और जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो डेंसर मीडियम होता है। यहाँ पे ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। अब लाइट की एक रे जो है वो ऊपर से एयर से एंटर हो रही है ग्लास के अंदर। यहाँ पे जिस एंगल पे लाइट की रे जो है वो ग्लास की बाउंड्री से उसके ऊपर फॉल कर रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये लाइट की जो रे है वो रिफ्रैक्ट होके आगे ग्लास के अंदर आ रही है। जिस एंगल पे ये ग्लास के अंदर एंटर हो रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसको हम जो है वो एंगल आर से शो करेंगे और जो इंसिडेंस एंगल है वो एंगल आई से हम शो करेंगे। ठीक है, और जो आपको ये वर्टिकल लाइन जो रेड कलर की डॉटेड लाइन जो है आपको नज़र आ रही है वो इस ग्लास की बाउंड्री के सरफेस के नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये जो है इसकी वैल्यू जो है वो इस वक्त नॉर्मल के साथ जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो इस एंगल पे अगर ये लाइट की रे जो है फॉल कर रही है ग्लास की बाउंड्री के ऊपर, तो ग्लास के अंदर जब ये एंटर होगी रिफ्रैक्ट होके, तो ये टोटली जो है ग्लास के अंदर एंटर हो जाएगी। ये बिल्कुल भी इसका कोई पोर्शन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा और ये सारी की सारी रे जो है ग्लास के अंदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो गई है। ठीक है, तो जो इसका एक्चुअल पाथ है इस रे का, जो आपको ग्रीन डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, इस लाइन पे ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन है इस लाइट की रे की ये होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि जो ग्लास के अंदर जैसे जब ये एंटर होती है तो ग्लास के अंदर जो नॉर्मल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, उससे पीछे हट गई है वो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब लाइट की रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो वो नॉर्मल से पीछे हट जाएगी, दूर हो जाएगी। और अगर डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर होगी तो इसका अपोजिट होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं विद द वर्टिकल लाइन। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि जो रे है लाइट जिस एंगल पे एंटर हो रही है ये मतलब जो बाउंड्री है उसकी तरफ झुक गई है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन के साथ जो इसका एंगल है उसको हमने बढ़ा दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो रे है ये ग्लास के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं हो रही, बल्कि ये ग्लास की बाउंड्री के साथ ही आगे मूव कर रही है, आगे ट्रैवल कर रही है। ग्लास के अंदर इसका कोई पोर्शन जो है वो एंटर नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर हम इसका एंगल जो है मज़ीद बढ़ाएंगे तो बढ़ाने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो वर्टिकल लाइन के साथ बिल्कुल 90 का हो गया है। तो अगर हम इस एंगल को और बढ़ा देते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट की रे है ग्लास के अंदर एंटर भी नहीं हो रही
और इसकी बाउंड्री के साथ 90 के एंगल पे रिफ्रैक्ट भी नहीं हो रही, बल्कि वापस उसी मीडियम के अंदर जिस मीडियम से वो आ रही है, यानी कि एयर के मीडियम के अंदर वो वापस मुड़ गई है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें जिस मीडियम से लाइट रे आई थी उसी मीडियम में वापस पलट गई है। ये जो कंडीशन है इसे हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें वेव जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं हो रही बल्कि रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्शन में ये होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है लाइट की रे जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में सरफेस से टकरा के वापस मुड़ जाती है। तो स्टूडेंट इससे पहले वाली जो कंडीशन हमने पढ़ी है जिसमें लाइट की रे एंटर तो हो रही है थोड़े से लार्जर एंगल पे, लेकिन वो 90 के एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ग्लास की बाउंड्री के साथ वो आगे मूव कर रही है। ठीक है, ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल, जिस पे लाइट की रे जो है वो आगे की तरफ जा रही है, ग्लास के अंदर एंटर नहीं हो रही और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे ये इसका जो लाइट की रे का क्रिटिकल एंगल है। यानी क्रिटिकल एंगल जो है वो ऐसा एंगल होता है जिस पे अगर लाइट की रे फॉल करे तो वो रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, बल्कि वो ग्लास की बाउंड्री के साथ आगे मूव करेगी। दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फार्मूला यूज़ करना है वो फार्मूले की डेरिवेशन थोड़ी सी हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि इससे मुतालिक जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको यहाँ पे जो एन है उसके साथ ए लिखा हुआ है और स्टार्ट में जी लिखा हुआ है और एन के बाद ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि वेव जो है वो एंटर हो रही है फ्रॉम ग्लास टू एयर। ठीक है, और ये इक्वल है 1/n। इसमें ए और ए पहले है और जी बाद में है, तो ये जो नीचे वाला एन है ये शो कर रहा है कि रे जो है वो एंटर हो रही है फ्रॉम द एयर टू ग्लास। मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कि अगर ग्लास से एयर में एंटर हो रही हो वेव लाइट की रे, तो उसका जो इफेक्टिव इंडेक्स होगा वो, और अगर एयर से ग्लास में एंटर हो रही हो उसका इफेक्टिव इंडेक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसलिए उन्होंने जी एन ए को इक्वल रखा है 1/a/n(g). ठीक है, तो ये जो स्नेल्स लॉ है इसमें हम कहते हैं कि साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू 1/n ए फ्रॉम ए टू जी। ठीक है, तो इसके लिए हम अगर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आई और सी जो है वो इक्वल होते हैं, और इसके आर जो है रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो 90 का होगा। जैसे मैंने बताया भी आपको कि वेव जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है 90 का एंगल बना रही है विद द वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इस केस में हमने जो आई है उसकी जगह पे हमने सी रखना है। ठीक है, साइन आई की जगह पे हम साइन सी रखेंगे। ठीक है, और साइन आर जो है जो कि आर की वैल्यू 90 है तो यहाँ पे हम साइन 90 यूज़ करेंगे। तो ये 1/n(a)to(g), यानी लाइट की जो रे है वो एंटर हो रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है, तो इसको हम जब ऊपर लेके आएंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n फ्रॉम a to g विल बी इक्वल टू 1/sin c, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगी, जो साइन c ओवर 1 जो है वो साइन c ही आएगा। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n विल बी इक्वल टू 1/sin c। तो इसलिए हमारे पास जो वर्किंग फार्मूला आता है, हम इसके जो ए और जी है उसको ड्रॉप कर देंगे तो सिंपल n लिखेंगे, तो यहाँ पे n जो है उसका फार्मूला बनता है 1/sin c। मतलब हमने जो हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n फाइंड करना है उसका फार्मूला हम 1/sin c इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करेंगे। इसमें c क्या चीज़ है, ये इसका लाइट की रे का क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, आई होप आपको जो थ्योरी है इसकी वो समझ आ गई होगी। इसका फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं ये अपने पेपर में लिखना नहीं है, जैसे आपने इसको समझना है ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो आपको आता हो। इसमें जो है ग्लास के प्रिज्म को वाइट पेपर के ऊपर रख के हमने पेंसिल के साथ उसकी बाउंड्री जो है बना लेनी है। ठीक है, प्रिज्म को हम हटा लेंगे और इस शेप की हमें जो उसकी डायग्राम है वो मिलेगी। तो आपने क्या करना है, इसके ये वाला जो फेस है इस तरफ आपने एक पिन लगा देनी है। ठीक है, और पिन को लगा के आपने प्रिज्म को दोबारा रखना है। ठीक है, ताकि आपको इस साइड से इसका जो इमेज है वो नज़र आए। इस पिन का इमेज हमने इस साइड से, ये जो आपको बाउंड्री ए और सी नज़र आ रही है इस साइड से हमने इस पिन का इमेज देखना है। हमने यहाँ पे आप देखेंगे हमने पहले ग्लास प्रिज्म की बाउंड्री बनाई, फिर हमने ये पेन लगाई उस पेपर के ऊपर, फिर हमने प्रिज्म को वापस दोबारा रखा। ठीक है, तो आपको इस पिन का जो है इमेज जो है वो उसको राइट वाले जो फेस है उसके अंदर आपने देखना है इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखें आपको प्रिज्म के हम राइट वाले फेस की तरफ से हम देख रहे हैं, तो हमें जो उस साइड पे पिन हमने लगाई थी उसका हमें इमेज जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर हम इस पोजीशन से राइट या लेफ्ट की तरफ अपनी आँख को मूव करवाएंगे तो हमें जो इसका इमेज है वो बिल्कुल डिम नज़र आएगा। ठीक है,
यहाँ पे आप देखें कि आप जो है आपको जैसे ही आपको इस साइड से आँख को लेके आते हैं तो आपको हल्का सा पिन का इमेज जो है वो नज़र आता है, ठीक है। इससे आप मज़ीद अगर आप लेफ़्ट की तरफ अपनी आँख को लेकर जाएंगे तो पिन का इमेज है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये इमेज नज़र आए तो आपने इस इमेज की बिल्कुल सीध में आपने पिन लगानी है, इसके सामने पेपर के ऊपर इस तरह पिन लगानी है कि ये जो इमेज है उस पिन के पीछे छुप जाए। इस तरीके से आपने पेपर के अंदर पिन लगानी है कि हल्का जहाँ से आपको हल्का सा भी जो इसका उस साइड पे जो पिन लगी हुई है उसका इमेज नज़र आएगा। तो आपने बहुत ज़्यादा शार्प इमेज की तरफ नहीं जाना। जैसे ही आपको इमेज कुछ अपेयर होगा उसकी सीध में आपने ये पिन जो है आपने पेपर के अंदर इसको दबा के लगा देना है, ठीक है। और इसको इस तरीके से लगाना है कि इसका जो इमेज है वो बिल्कुल पिन के पीछे छुप जाए, यानी दोनों इमेज और ये पिन जो है दोनों एक ही लाइन में हो। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो पिन है और जो इमेज है दोनों एक ही लाइन में हैं और बिल्कुल एक सीध में है। इमेज जो है इसके पीछे छुपा हुआ है। तो इस तरीके से आपने पिन को कागज़ के अंदर लगा देना है, ठीक है। तो इस पिन का जो पॉइंट होगा उसे हम क्यू से शो करेंगे, ठीक है। जो पहले हमने उस साइड अपोजिट साइड पे पिन लगाई थी उसके पॉइंट को हम पी से शो करेंगे और इस पिन के पॉइंट को हम क्यू से शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपने पहले जो लेफ़्ट साइड पे पिन है आपने वो लगाई और फिर आपने उसकी सीध पे जैसे ही जो फेस है हमारा ए सी उसकी उसमें इमेज को आपने देखा, जैसे ही इमेज अपेयर हुआ आपने उसकी सीध में एक पिन लगाई और फिर उसी पिन की सीध में आपने एक और पिन लगानी है जिसको हमने आर से शो करना है, ठीक है। यानी वो जो इमेज आपको नज़र आ रहा है वो और ये दोनों पिन जो हैं ये एक ही लाइन में हो, एक ही सीध में हो और वो इमेज जो है वो इन दोनों पिन्स के पीछे छुपा हुआ हो। इस तरीके से आपने इन पिनों को लगाना है और फिर आपने प्रिज्म भी और ये जो दोनों पिनें हैं दोनों रिमूव कर देनी है और इन पिनों के जो निशानात हैं उनको आपने सर्कल कर देना है ताकि आप नेक्स्ट जो पेपर वर्क है वो कर सकें। देखें कि अब आपने उन पिनों को प्रिज्म को रिमूव कर दिया और आपने वो जो पॉइंट पहली वाली पिन की जो पोजीशन क्यू थी और जो दूसरी वाली पोजीशन पिन की जो पोजीशन थी वो आर थी, आपने इन दोनों पिन्स को आपस में एक लाइन से जोड़ दिया है, ठीक है। क्यू को और आर को आपने दोनों को एक लाइन से जोड़ दिया है। ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि इस लाइट का एक्चुअल पाथ जो है वो ये था, लेकिन वो रिफ्रैक्ट होकर इस तरफ मुड़ गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो ये लाइन से लाइन की तरफ जो है ये बेंड हो गई है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे पिन जो है इसको इसकी यहाँ से पिन से आपने एक सेट स्क्वेयर की मदद से आपने क्या करना है कि आपने इस लाइन के ऊपर आपने एक जो है वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। और जितनी इस लाइन की लेंथ होगी उतनी ही आपने लेंथ की जो लाइन है वो ओ एम मज़ीद आगे इसको एक्सटेंड करना है, उतनी ही लेंथ की लाइन आपने आगे ड्रा करनी है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि पॉइंट क्यू को आपने पॉइंट एम से ज्वाइन कर लेना है पेंसिल की मदद से, ठीक है। और फिर आपने ये जो लाइन आ रही है एम क्यू ये इस ग्लास की बाउंड्री को पॉइंट एन से भी कट करेगी। पॉइंट एन को आपने पॉइंट पी से ज्वाइन करना है। अब आपके पास ये जो एंगल बन रहा है पी एन जी, ठीक है। इस सरफेस को ये लाइन जो है वो जी पे कट कर रही है, इस सरफेस पे ये जो लाइन आ रही है एन पे कट कर रही है। तो आपने पी एन जी का एंगल जो है प्रोडक्टर या डी की मदद से आपने टोटल एंगल जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास जो टेबल है उसके अंदर आपने ये एंगल जो है मेंशन करना है एंगल ऑफ पी एन जी, ठीक है। तो एंगल ऑफ पी एन जी फाइंड करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपने इसका हाफ लेना है, वो हाफ जो होगा वो हमारा क्रिटिकल एंगल सी होगा, ठीक है। हाफ इसको लेके ना आपने लिखना है क्रिटिकल एंगल सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ऑफ पी एन जी, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। इस तरीके से आपने दो तीन जो पेजेस हैं वाइट पेपर्स हैं उनके ऊपर आपने इसका प्रिज्म लेके उसकी बाउंड्री बना के इस साइड पे आपने उसकी पिन रख के इस साइड से इसका इमेज दे के आपने यहाँ पे पिनें लगा के और फिर इनको रिमूव करके आपने ये सारा प्रोसेस जो है पेपर वर्क करना है। आप कम से कम 3 से 4 दफ़ा ये रीडिंग लेंगे और अपने हर दफ़ा ही एंगल जो है फाइंड करके उसका आपने हाफ लेके क्रिटिकल एंगल जो है वो टेबल के अंदर एंटर करना है और फिर ये तीनों रीडिंग्स का आपने मीन लेना है। मतलब आपने मीन वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल लेंगे तो इसको आपने तीनों को डिवाइड करके तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करना है। तो आपका ये जो क्रिटिकल एंगल है मीन ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है उसकी वैल्यू जो होती है ग्लास के लिए वो 91 के करीब होती है, 91 होती है। तो आपका ये टोटल एंगल है ये 185, 183, 182, इसको आप हाफ करेंगे तो वो 91, 92 के करीब आपका आंसर आएगा। अगर आपका इससे टोटल जो एंगल आ रहा है 180 की लाइन में नहीं आ रहा, 190 या 170 की लाइन में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने इसको सही तरह नहीं रखा, ठीक है।
और आपने इसको जो है इसको दोबारा से उसको परफॉर्म करेंगे आप, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से करके आपने जो है इसको तीन तीन चार दफ़ा रीडिंग देनी है, और फिर आपने इसको इनका मीन लेके आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। फिर इस फार्मूले को आपने यूज़ करके आपने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू जो है 1.5 होती है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो आपने आपका जो आंसर है 1.5 या 1.4 के करीब आना चाहिए। तो अगर आपका कोई डिफरेंस आ रहा है 1.5 से, तो फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके आपने इसका एरर भी फाइंड करना है। तो इस तरीके से आपने जो पेपर आप फाइंड करेंगे, पेपर आप यूज़ करेंगे, उसके ऊपर सारा प्रोसेस करेंगे, तो उसको आपने अपनी जो पेपर के अंदर आंसर शीट होती है उसके साथ आपने अटैच करना होता है कि हमने इस तरीके से हमने फाइंड किया, तो हमने हमारा जो ये रिज़ल्ट है आ रहा है, रिज़ल्ट की भी आपने अलग से हेडिंग दे के इसको लिखना है, और इस तरीके से आपने फार्मूला कौन सा यूज़ किया उसकी भी अलग से हेडिंग देनी है। तो ये इस तरीके से आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक ये एक्सपेरिमेंट है क्लियर हो गया होगा। इसको आप अच्छी तरह देखें, गौर से बार बार करें, ताकि आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्टूडेंट्स जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर भी करें, ठीक है। और इसको जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट जो आपको वीडियो है फ़ौरन से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।